गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि वांग जी ने खुद को जैसे तैसे संभाला था और सोचा एक बार उससे मिलना है, और फिर वांग जी उस लड़की से मिलता है। अब आगे जहाँ वो लड़की वांग जी से मिलकर हैप्पी होती है और वांग जी से कहती है, मुझे पता था वांग जी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड मेरी इतनी जल्दी शादी कर देंगे, वो भी मेरी उम्र से 10 साल बड़े पर्सन के साथ में। इस बात का पता वैसे मुझे काफ़ी टाइम बाद चला। दरअसल उस इंसान ने मेरे मॉम डैड को पैसे दिए थे क्योंकि मेरी डैड की तबीयत ख़राब थी। उनके इलाज के लिए मेरी मॉम को बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी 18 साल की उम्र में करवा दी। वांग जी कहता है, चलो ठीक है, वैसे तुम खुश तो हो ना। ये सुनकर वो ओमेगा भारी मन से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ओके तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मगर ये बात उसने वांग जी से झूठ कहा था। वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो पर्सन उस ओमेगा के साथ में फिजिकल होता था, मगर उससे पहले वो उसको टॉर्चर किया करता था, उसे मारा करता था, पीटा करता था। उसने उसी चीज़ को अपना नसीब समझ लिया था। इधर वांग जी जब अपनी पढ़ाई पर जुट गया था, मगर करीब 1 साल बाद वांग जी को पता चला कि वो ओमेगा हॉस्पिटल में है। वांग जी उससे मिलने हॉस्पिटल आया था, मगर तब तक देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। जहां वांग जी डॉक्टर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर वांग जी को बताता है कि उसके बदन पर बहुत सारे घाव थे। उसके हस्बैंड उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था और शायद वही टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गई। जो सुनकर वांग जी तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और तब से लेकर अब तक जहाँ भी ओमेगा पर टॉर्चर होता है या फिर कोई ओमेगा उसके माँ बाप के द्वारा बेची जाती है, वो उन सभी को मार देता था और ओमेगाओं को सेव करता था। और इन 5 सालों में वांग जी ने अपना एक अलग ही दबदबा बीजिंग शहर में बना लिया था। छोटे मोटे क्लब जहां ओमेगाओं से ज़बरदस्ती गंदे काम करवाया जाता था, वांग जी उन क्लबों को ही बंद करवा देता था क्योंकि इन बीते सालों में वांग जी चाइना का सबसे रिच पर्सन और साथ ही एक माफिया बन चुका है। और यही वजह है कि जब डॉक्टर ने विंग के बारे में वांग जी को बताया था कि उसे किसी ने जानवरों की तरह पीटा है, जब वांग जी ने ये सुना था उसे उस ओमेगा की याद आ गई जिसे वो प्यार करता था। अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं। इसी बात को सोचते हुए वांग जी के आंखों में आंसू भरे थे, मगर वो उन आंसू को अंदर ही छिपा लेता है और अब विंग की तरफ देखता है जहां विंग अभी भी बेहोश पड़ा था। अब वांग जी वहां बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए वांग जी विंग के रूम में लगे टीवी को ऑन कर देता है। कुछ ही देर बाद वांग जी किसी काम से बाहर चला जाता है और तभी विंग भी होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो एक कमरे में है और सामने टीवी लगी है और कमरे में कोई नहीं है। विंग उठकर बैठ जाता है और फिर वो रिमोट ढूंढता है और रिमोट से चैनल बदलने लगता है जहां हाउस वान का एक सॉन्ग आ रहा था। हाउस वान का सॉन्ग सुनकर विंग भी सॉन्ग गाने लगता है। विंग की गाने की आवाज़ सुनकर वांग जी, शाओशिन चैन दोनों ऊपर आते हैं जहां वो बाहर से ही देखते हैं कि विंग बहुत हैप्पी है और वो हाउस वान का गाना सुनकर गा रहा है। शाओशिन चैन कहता है, वांग जी ये क्या है, सुबह तो ये इतना डरा सहमा था और अब देखो ये कितना हैप्पी लग रहा है और ऊपर से गाना भी गा रहा है। वांग जी कहता है, हाँ शिनचैन मैं देख रहा हूँ, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाउसवान को देखकर हैप्पी है या फिर उसका सॉन्ग सुनकर। शाओशिन चैन कहता है, अभी पूछता हूँ। वांग जी शाओशिन चैन को रोकते हुए कहता है, नहीं रहने दो, वो खुश है, यही बड़ी बात है। और फिर वांग जी और शाओशिन चैन नीचे आ जाते हैं जहाँ वांग जी कहता है, शाओशिन चैन कल के कल हाउसवान को यहाँ लेके आओ। शाओशिन चैन कहता है, क्या वांग जी तुम जानते हो वो एक सुपर स्टार है, उसके चारों तरफ गार्ड रहते हैं और फिर अप, अप्लाई अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। वांग जी कहता है, वो किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ। इतना कहकर वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग इधर यूनमक सिटी में न्यूसन कह रहा था, आज विंग वापस आ जाएगा, काश वो उस दिन उस ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया हो, वरना ये 2 दिन जो झूठ बोला है वो सबको पता चल जाएगा और फिर मैं भी उसके मॉम डैड से नहीं छिपा पाऊंगा। इसलिए न्यूसेन सुबह से ही विंग को लेने स्टेशन पहुंच जाता है।
मगर न्यूसेन को नहीं पता था कि विंग किस मुसीबत में है और इस समय उसकी कंडीशन क्या है। न्यूसेन को कुछ भी पता नहीं था और वो उसी बस स्टॉप पर बैठे बैठे सुबह से लेकर शाम तक विंग का इंतज़ार करता है, मगर विंग नहीं आता। अब थक हार कर न्यूसेन अपने घर पहुंचता है तो देखता है जियान फेमियान और यूजियान दोनों उसके घर पर है। जैसे ही यूजियान न्यूसेन को देखती है वो न्यूसेन से कहती है, न्यूसेन विंग कहाँ है? वो तो आज आने वाला था ना, तो चलो बताओ कहाँ है वो। और विंग तो बता रहा था कि तुम भी ट्रिप पर जा रहे हो, तो तुम यहाँ, और तुम्हारी मॉम तो बता रही थी कि तुम ट्रिप पर नहीं गए हैं। न्यूसेन कहता है, हाँ आंटी वो क्या है ना, मुझे फीवर हो गया था इसलिए मैं नहीं जा पाया। और हाँ विंग आज ही आने वाला था मगर अभी नहीं आया, क्या पता कल आ जाए। यूजियान कहता है, क्या न्यूसेन, अगर तुम नहीं गए थे तो तुमने उसे क्यों जाने दिया और 2 दिन से मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहीं हो और वो अकेले गया है। न्यूसेन कहता है, वो आंटी क्या है ना, मैंने विंग को रोका था मगर वो नहीं माना। वैसे भी आप तो जानते हैं ना वो कितना ज़िद्दी है, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं 2 दिन आपसे ना मिलूं। यूजियान कहती है, आने दो उसे, मैं अच्छे से खबर लूँगी। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग वापस से न्यूसेन और उसके साथ में यूजियान दोनों बस स्टॉप पर जाते हैं मगर विंग आज भी नहीं आया था, जो देखकर यूजियान कहती है, न्यूसेन स्कूल चलो, स्कूल से ही पता करते हैं कि विंग और बाकी बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए और कब तक आएंगे। जो सुनकर न्यूसेन घबरा जाता है और वो यूजियान को स्कूल जाने से रोकता है और यूजियान को सब सच सच बता देता है। जो सुनकर तो यूजियान के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो रोते हुए जियान फेमियान के पास जाती है और जियान फेमियान को भी सब सच बता देती है। अब कुछ देर बाद हम जियान फेमियान और यूजियान को न्यूसेन के घर पर देखते हैं। यहाँ यूजियान तो रोते जा रही थी। मिसिस नी यूजियान को संभालती है। वही फेमियान और मिस्टर नी आपस में बात करते हैं। उसके बाद न्यूसेन को सामने खड़ा करके पूछते हैं कि उसने हमसे झूठ क्यों कहा, क्यों नहीं बताया कि विंग बीजिंग गया है वो ऑडिशन देने, जहाँ मिसिस नी कहती मिस्टर नी न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी तुम हमसे झूठ बोलते हो। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, नहीं डैड, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला था। वो तो विंग ने कहा कि उसे अंकल आंटी को सपोर्ट करना है, उन्हें खुश रखना है, इसलिए मैंने पहली बार आपसे उनसे उसके झूठ में उसका साथ दिया है। मैंने कहा था वो घर पर सच बता दे, मगर उसने मुझसे कहा कि मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ तो वो खुद सबको गुड न्यूज़ सुनाएगा। जियान फेमियान कहता है, न्यूसेन उसने बताया वो बीजिंग में कौन सी जगह जा रहा है या फिर ये ऑडिशन कहाँ होगा, कौन सी कंपनी लेने आ रही है। न्यूसेन कहता है, नहीं अंकल, विंग ने कुछ नहीं बताया, विंग ने ही खुद उन लोगों से बात की थी और उनकी गाड़ी ही विंग को लेने आई थी। जियान फेमियान कहता है, क्या तुमने देखी वो गाड़ी? न्यूसेन कहता है, नहीं अंकल, उस दिन तो मैं घर से बाहर ही नहीं गया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। न्यूसेन से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। जो सुनकर यूजियान कहती है, फेमियान मेरा बच्चा किसी गलत हाथ में चला गया है, प्लीज़ कुछ करो, मेरे बच्चे को ढूंढो। जो सुनकर फेमियान कहता है, मैं क्या करूं, इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूं, वैसे भी वहाँ के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास इतने पैसे कहाँ है। यूजियान कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ बेच दो मगर मेरे विंग को सही सलामत मेरे पास ले आओ। इतना कहकर यूजियान रोने लगती है। अब इधर फेमियान विंग को ढूंढने की तैयारी करने लगता है और उधर शाओ सिंचैन ने हाओ शुआन को किडनैप करके चेयर से बांध रखा था और हाओ शुआन शाओ सिंचैन से कहता है, ये सब क्या है और तुम लोग कौन हो, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों लेकर आए हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का। जहाँ शाओ सिंचैन कहता है, माफ़ करना हाओ शुआन, पर मेरे बॉस ने कहा था कि तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ किसी भी तरह और किसी भी हालत में। हाओ शुआन कहता है, देखो तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और अब तक तो मेरे फैंस को, मेरे डायरेक्टर को, मेरी कंपनी को पता चल गया होगा कि मैं गायब हूँ। जो सुनकर और अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, वरना मेरे फैंस, मेरी कंपनी और पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वैसे भी तुमने मुझे एक सुपरस्टार को किडनैप किया है। शाओ सिंचैन हंसते हुए कहता है, पता तब लगाएगी ना जब तुम किडनैप हुए होंगे। इस पर हाओ शुआन कहता है, क्या मतलब? शाओ सिंचैन कहता है, मेरा मतलब ये है कि मेरे बॉस ने तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारी कंपनी में, यहाँ तक न्यूज़ वालों को, तुम्हारे फैंस को मैसेज दे दिया है कि तुम कुछ टाइम के लिए सबसे छिपकर घूमने जा रहे हो। इस बात पर हाओ शुआन कहता है, क्या
पर तुम्हारा बॉस है कौन और उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? जो सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मेरे बॉस आते ही होंगे। तभी वहाँ पर वांग जी पहुँचता है, जिसे देखकर हाओ शुआन कहता है, तुम तुम तो लैन वांग जी हो ना, लैन ग्रुप के सीईओ? लैन वांग जी कहता है, हाँ, और साथ ही एक माफिया भी। जो सुनकर हाओ शुआन कहता है, क्या माफिया? पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम बड़े प्यार से यहाँ बैठे हो, वरना तो। हाओ शुआन डरते हुए कहता है, वरना क्या? वांग जी तिरछी नज़र से हाओ शुआन से कहता है, ऐसे मैंने तुम्हें किसी काम से बुलाया है? हाओ शुआन कहता है, काम? कैसा काम? वांग जी कहता है, तुम एक्टर हो ना, तुम हर तरीके की एक्टिंग कर लेते हो। हाओ शुआन कहता है, हाँ, क्यों? क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ। वांग जी कहता है, फिर ठीक है, तुम्हें भी यहाँ एक्टिंग करनी है। हाओ शुआन कहता है, क्या एक्टिंग? पर उसके लिए तो मुझे मेरी टीम चाहिए। और ये बताओ, ये सीरियल है या मूवी? और मेरी हीरोइन कौन है? और राइटर डायरेक्टर कौन है? जो सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, हाओ शुआन, तुम चिंता मत करो, राइटर डायरेक्टर निर्देशक सब मेरे बॉस हैं, लैन वांग जी। और हाँ, इसमें कोई हीरोइन नहीं है, बल्कि है एक बच्चा जिससे तुमने बात करनी है। हाओ शुआन कहता है, क्या बच्चा? और उससे बात करने के लिए आपने मेरा किडनैप किया? अगर उससे बात ही करनी थी तो आप उसे मेरे पास ले आते। वैसे भी आपको पता नहीं मैं कितना बिजी रहता हूँ। तभी वांग जी हाओ शुआन से कहता है, तुम कितना बिजी रहते हो, क्या करते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनो। और फिर वो हाओ शुआन का हाथ खोलता है और उसे कंफर्टेबल होकर बैठने को कहता है। उसके बाद वो हाओ शुआन को विंग के बारे में बताता है कि एक 15-16 साल का बच्चा है जो उसे बुरी कंडीशन में मिला था और वो बहुत डरा हुआ घबराया हुआ है। और तो और उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ कैसे पहुँचा, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं है। और तो और हम में से कोई भी पर्सन उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो हम लोगों को देखकर घबराता है और वो हमें मारने की कोशिश करता है। हाओ शुआन कहता है, क्या? पर इसके लिए तो आप लोगों को उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सी मूवी में डॉक्टर का रोल प्ले किया है, मगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ। तभी हाओ शुआन कहता है, आप जानते हैं, उसके बावजूद भी आप मुझे इस तरह यहाँ लेके आए, और वो भी इसलिए कि मैं उस पागल बच्चे से बात करूँ? जो सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो हाओ शुआन से कहता है, वो पागल नहीं है, और तुम बिना देखे बिना उससे बात किए कैसे उसे पागल कह सकते हो? क्या पता उसके साथ कुछ हुआ हो, और मुझे वही पता करना है कि आखिर उस 15-16 साल के बच्चे के साथ में ऐसा क्या हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, समझे? हाओ शुआन, जो वांग जी के बात करने से डर गया था, मगर जब वो वांग जी की पूरी बात सुनता है तो कहता है, ओके ब्रो, सॉरी, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ, पर एक मिनट, आपने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना? तभी शाओ शिनचैन कहता है, क्योंकि वो टीवी पर तुम्हें देखकर और तुम्हारे गाने सुनकर गाना गाता है और हैप्पी रहता है, इसलिए। हाओ शुआन मुस्कुराते हुए कहता है, ओ, इसका मतलब वो मेरा फ़ैन है। तभी वांग जी कहता है, पता नहीं हाओ शुआन पता नहीं। हाओ शुआन कहता है, ओ तो ठीक है ब्रो, पर ये बताओ, तुम उस बच्चे को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, फिर तुम उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब, क्या लव शव का चक्कर है? तो लव शव का चक्कर है तो नहीं? जो सुनकर वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और शाओ शिनचैन से कहता है, इसे बाहर लेकर आओ। इतना कहकर वांग जी बाहर आता है। इधर शाओ शिनचैन हाओ शुआन से कहता है, देखो, यहाँ भी तुम हमारी मर्ज़ी से आए हो और जाओगे भी हमारी मर्ज़ी से, वो भी तब जब तुम चुपचाप से हमारी बात मानोगे और अपना मुंह बंद रखोगे। और हाँ, वांग जी के सामने फालतू की बातें मत करना, समझे? इधर यू जियान और जियान फेमियान अपना सब कुछ बेचकर बीजिंग के लिए निकल चुके थे, जहाँ जियान फेमियान कहता है, हम इतने बड़े शहर में जा तो रहे हैं, मगर हम अपने विंग को कहाँ ढूंढेंगे? जो सुनकर यू जियान कहती है, फेमियान, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, देखना, मेरा विंग मुझे ज़रूर मिलेगा। फेमियान कहता है, मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा है। इधर विंग कमरे में बैठकर बस टीवी ही देख रहा था। उस पर वो हाओ शुआन के ही गाने सुन रहा था और खुद भी उसके साथ गा रहा था। जो सुनकर हाओ शुआन वांग जी और शाओ शिनचैन से कहता है, वाह, ये तो मुझसे भी अच्छा गा रहा है। वांग जी कहता है, हाँ, तो अब तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो,
पर संभल के उससे पहले दूर से ही बात करना समझे। हाउसवान कहता है ओके ब्रो, और वो हाउसवान गेट पर खड़े होकर विंग के गाने के लिए क्लैपिंग करता है, जो सुनकर विंग एकदम घबरा जाता है और वो कहता है कौन है वहाँ। तभी हाउसवान थोड़ा आगे आता है, जिससे विंग हाउसवान का फेस साफ साफ देख पाता है। विंग शॉक होते हुए कहता है हाउसवान कहता है हाँ विंग मैं, और क्लैपिंग करते हुए कहता है वाह विंग तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। विंग तो शौक था, मगर जैसे ही हाउसवान आगे बढ़ता है विंग एकदम से कहता है दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर रहो। और वो हाउसवान पर वहाँ रखे टॉय फेंकने लगता है। हाउसवान कहता है विंग रुको, मैं हूँ हाउसवान, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, रुको। विंग टॉय पर विंग टॉय फेंकना बंद करो। मगर विंग तो पैनिक होकर एक ही बात कहे जा रहा था कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हटो मुझसे। और अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो हाउसवान घबरा जाता है, मगर तभी वांग जी अंदर आता है और वो एकदम से विंग के पास जाता है और अचानक विंग को हक करते हुए कहता है काम डाउन विंग, काम डाउन, यहाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा। मगर विंग तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे ऐसे पैनिक होते हुए वांग जी भी विंग को एक स्लैप मारता है और विंग एकदम चुप हो जाता है। और अब वो वांग जी का फेस अच्छे से देखता है, जहाँ वांग जी विंग से कहता है बस विंग बस, काम डाउन। और वो विंग को गले लगाता है और विंग रोने लगता है। विंग काफ़ी देर तक रोता है, करीब 2-3 घंटे रोने के बाद विंग रोते रोते सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जब विंग उठता है और वो अपने सामने वांग जी को, हाउसवान को और श्याओ शिनचैन को देखता है तो शौक हो जाता है और वो हाउसवान को पहचानता था। तो वो हाउसवान को देखकर कहता है हाउसवान क्या तुम हो। हाउसवान खड़े होकर विंग के पास आता है और कहता है हाँ विंग मैं हूँ। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ। हाउसवान विंग के पास आकर कहता है विंग तुम वांग जी के घर पर हो। विंग कहता है वांग जी। हाउसवान वांग जी की तरफ देखता है, विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और हाउसवान कहता है हाँ विंग तुम वांग जी के घर पर हो, पर तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। विंग कहता है मैं और फिर वो सोचता है और फिर विंग वांग जी को, हाउसवान को और श्याओ शिनचैन को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी में रहता है और वो जब से उसने होश संभाला है तब से उसने अब सपना देखा था कि वो तुम्हारे साथ गाना गाएगा, डांस करेगा, एक्टिंग करेगा, एकदम तुम्हारे जैसे बनेगा। और इसी चक्कर में वो घर से बिना बताए यहाँ उन लोगों के साथ आया ताकि मैं तुम्हारे साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस कर सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना गलत हो जाएगा। उस मैडम डायना ने मुझे एक रिच पर्सन को बेच दिया था और फिर उस पर्सन ने मुझे बहुत मारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मगर मैंने उस पर्सन को ज़ोर से धक्का मारा और वो गिर गया, उसके सर से खून आने लगा और ये मौका देखकर वहाँ से भाग गया। और फिर मैं एक गाड़ी से टकराया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहकर विंग रोने लगता है। विंग की बात सुनकर हाउसवान और वांग जी दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है और हाउसवान तो गुस्से में कहता है विंग तुम पागल हो, तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो और स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि ये विज्ञापन वगैरह फेक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो कौन सी ऐड फिल्म थी बताओ मुझे, मैं अभी उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे ये ऐड टीवी पर दिखा सकते हैं। विंग को घबराते देख वांग जी हाउसवान को रोकते हुए श्याओ शिनचैन से कहता है कि वो हाउसवान को बाहर ले जाए। अब श्याओ शिनचैन हाउसवान को बाहर ले जाता है। अब वांग जी विंग के पास बैठता है और उसके आंसू साफ करते हुए विंग से कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। अब विंग नज़र उठाकर वांग जी को देखता है और सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। वांग जी कहता है विंग जो कुछ भी हाउसवान ने कहा वो गलत नहीं था, तुम्हारे अभी पढ़ने की उम्र है, तुम्हें अभी से ये काम नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सपने मत देखो, सपने देखो, उन्हें पूरे करने के बारे में भी सोचो, मगर अपने पेरेंट्स को बताकर, अपने किसी फ्रेंड को बताकर जो समझदार हो, जो तुम्हें अच्छी राह दिखाए, वरना ये शहर कितनों के सपने कुचल देता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। चलो ठीक है अब तुम आराम करो। और वांग जी आने लगता है। तभी विंग कहता है गगा। जैसे ही वांग जी विंग के मुंह से गगा सुनता है तो वो रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, पर अब मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे घर भेज सकते हैं।
वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वांग जी केवल हूँ में जवाब देता है। अब वांग जी विंग से कहता है, आज आराम करो, कल तुम्हारे सर से पट्टी हट जाएगी और कल मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। वांग जी विंग हाँ में सिर हिलाता है और वापस से बेड पर लेट जाता है। और वांग जी नीचे आकर हाउशवान को देखता है, जो अभी भी गुस्सा कर रहा था, मगर वांग जी को देखकर शांत हो जाता है। और अब वांग जी के पास बैठकर वांग जी से कहता है, ब्रो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। विंग जैसे मासूम बच्चों को कैसे गलत काम में लगा सकते हैं। वांग जी कहता है, हाउशवान, गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है और वही गरीबी और विंग के सपने इंसान की सोच पर पत्थर डाल देते हैं। खैर छोड़ो, अब तुम जा सकते हो। हाउशवान कहता है, क्या मेरा काम ख़त्म हो गया? वांग जी कहता है, हाँ, कल मैं विंग के घर छोड़ने जा रहा हूँ। हाउशवान कहता है, क्या? और विंग मान गया? वांग जी कहता है, हाँ, उसी ने कहा वो घर जाना चाहता है। हाउशवान कहता है, ब्रो, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वैसे भी जब तुम लोगों ने मेरी कंपनी में मैसेज भेज ही दिया है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहा हूँ तो कर ही लेता हूँ। वैसे भी हम एक्टरों को कहाँ टाइम मिलता है अपनी लाइफ जीने का, तो क्या मैं भी चल सकता हूँ? वांग जी एक नज़र हाउशवान को देखता है और केवल हूँ में जवाब देता है। अब उनका पूरा दिन ऐसे ही बीतता है और अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी, हाउशवान और शाओ शिनचैन तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी विंग भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और वांग जी से कहता है, क्या मैं भी आपके साथ बैठकर डिनर कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वांग जी विंग को अपने पास बिठाने वाला था, तभी हाउशवान खड़ा होता है और विंग को अपनी चेयर पर बिठा देता है और खुद वांग जी के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। अब उनका डिनर लगता है, जहाँ विंग देखता है कि खाने वाले तो केवल वो 4 हैं और जो डिशेस बनी थी वो बहुत सारी थी। विंग वो खाना देखकर कहता है, इतना खाना? क्या आज कोई त्यौहार है या फिर किसी का बर्थडे है? हाउशवान कहता है, नहीं तो। क्यों? पर तुमने ये क्यों पूछा? विंग कहता है, क्योंकि इतना खाना हमारे घर में तभी बनता था जब सीजे का या फिर चैनगा का बर्थडे होता था। और फिर वो देखता है तो वहाँ तो बहुत सारी सब्जियाँ भी पड़ी है, जो शायद विंग के मॉम डैड अपने फार्म में भी नहीं उगाते हैं। विंग कहता है, ये कौन सी सब्जी है? हाउशवान उसे नाम बताता है। विंग कहता है, ये कहाँ मिलती है? हाउशवान कहता है, मार्केट में। तभी विंग कहता है, क्या मुझे इस सब्जी के बीज मिल जाएंगे? तभी हाउशवान कहता है, क्यों, तुम्हें बीज क्यों चाहिए? विंग कहता है, क्योंकि हम लोग फार्मर है ना, और हम वेजिटेबल भी सेल करते हैं और मुझे कुछ नई सब्जियों के बीज मिल जाएंगे तो हम उन्हें अपने फार्म में लगाएंगे और फिर ये वाली सब्जियां भी सेल करेंगे। वांग जी विंग की बातों को सुन रहा था। वो जानता था कि विलेज साइड की लाइफ कैसे होती है, इसलिए हाउशवान तो मना कर देता है कि उसे नहीं पता कि इन सब्जियों के बीज कहाँ मिलते हैं। मगर तभी वांग जी कहता है, कल सुबह तुम्हारे पास सबके बीज आ जाएंगे। विंग वांग जी को थैंक यू कहता है। ये सब विंग वहाँ पे इसलिए कह रहा था क्योंकि जब से विंग उस एक्सीडेंट से बाहर आया है तब से वो उस बेंजुलियो के बारे में सोच सोच के डर रहा था, इसलिए वो इस चीज़ को भुलाने के लिए ही वो नीचे आया था और नीचे आकर जो भी उसे दिख रहा था उसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो बेंजुलियो के बारे में नहीं सोचना चाहता था। अब वो लोग अपना डिनर करते हैं और अब कुछ देर तो वो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे, मगर कुछ देर बाद हाउशवान को और शाओ शिनचैन को नींद आने लगती है और वो दोनों तो गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर विंग और वांग जी अभी भी वहीं बैठे थे जो बात कर रहे थे। वांग जी देख रहा था कि विंग जानबूझकर कमरे में नहीं जाना चाहता है, तो वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या बात है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वांग जी उठकर विंग के पास जाकर ही बैठ जाता है और उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, विंग बताओ क्या बात है? विंग कहता है, वो मैं कमरे में बैठकर सो नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वो मुझे आंखें बंद करके वही सब याद आ रहा है, जहाँ कैसे वो पर्सन मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था, जो सोचकर मुझे अपने आप से घिन आ रही है, जिस वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग का सर पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, अब तुम सो सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और विंग उसके चेस्ट पर अपना सर रखता है, जहाँ वो वांग जी की हार्ट बीट सुनता है, जिसकी हार्ट बीट 150 की स्पीड से भाग रही थी। मगर वांग जी की हार्ट बीट सुनते सुनते विंग को एक सुकून की नींद आ जाती है और वांग जी भी विंग
विंग के शोल्डर पर टेप करते करते सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग रेडी होता है और उसके साथ में शाओ चैन, हाओ शुआन और वांग जी तीनों रेडी हो जाते हैं। जहां वांग जी पहले तो विंग को हॉस्पिटल ले जाता है, उसके बाद विंग के सर से पट्टी हटाई जाती है और उसके बाद वो लोग बाई रोड यूनमक सिटी के लिए निकल जाते हैं। जहां हाओ शुआन तो वेरी हैप्पी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो पहली बार बिना गार्ड के, बिना किसी रूल के और बिना किसी फैन मीडिया के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वहीं उस गाड़ी में दो लोग शांत बैठे थे। वो दो इंसान थे विंग और वांग जी। जहाँ हाओ शुआन विंग से पूछता है, विंग घर जाकर तुम सबसे पहले क्या करोगे? जो सुनकर विंग कहता है, सबसे पहले तो मैं अपने मॉम डैड से और न्यूसेन से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को नहीं बताया था। और न्यूसेन से इसलिए कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। वो मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। इसलिए सबसे पहले मैं उन सब से माफ़ी मांगूंगा। इसी तरह दिन भर सफ़र करने के बावजूद वो लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए वो लोग रास्ते में रुकने का फ़ैसला करते हैं। क्योंकि वो लोग बीजिंग से ही लेट निकले थे, इसलिए यूनमक पहुंचने में अभी टाइम था। तो वो लोग एक होटल में रुकने का फ़ैसला करते हैं, जहां विंग भी मान जाता है, क्योंकि वो घर तो जा रहा था, मगर वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि वो घर जाकर कैसे अपने मॉम डैड को फेस करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो घबरा रहा था कि वो कैसे अपने मॉम डैड से कहेगा कि वो बीजिंग ऑडिशन देने गया था, मगर वो तो किसी और ही जगह फंस गया था। वहाँ जहाँ उसकी इज्जत का सौदा किया गया, उसे बेचा गया, वो भी एक रिच ओल्ड पर्सन को। वो सब वो कैसे अपने मॉम डैड को बताएगा? विंग यही सोच रहा था और बाहर बैठा था। तभी वांग जी आता है और वो विंग से कहता है, अब क्या सोच रहे हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम घर जा रहे हो, मगर तुम्हारे फेस पर वो खुशी नहीं है। विंग कहता है, हाँ गग्गा, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि मैं अपने घर में अपने मॉम डैड को कैसे बताऊंगा कि उनका बेटा गया तो था अपना सपना पूरा करने के लिए, मगर वहाँ तो वो उन लोगों के हाथों लग गया जो लोग उसके बेटे का सौदा कर रहे थे, उनके बेटे को बेच रहे थे। जब वो ये सब सुनेंगे तब उनका क्या होगा? वो खुद को कैसे संभालेंगे और क्या वो मुझे अपना पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनके प्यार का, उनके भरोसे का फ़ायदा उठाया है और अब तो पूरे यूनमक में भी पता चल गया होगा कि मैं घर से भागा हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम ऐसा वैसा मत सोचो और अब सो जाओ। जो कल होगा उसे सोच के आज परेशान क्यों होना? कल के कल पर छोड़ दो। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।